बाहरी हमको ढूंढेंगी। श्रोताओं, पिछले कार्यक्रम में आपने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की होगी लीला नायडू जानी मानी अभिनेत्री के बारे में। उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ और रोचक प्रसंग और बातें लेकर आज फिर हाजिर है। स्वागत करती हूँ मैं ऋतु राजपूत अपने सभी श्रोताओं का, और मेरे साथ हैं विनीता हूँ मैं आपके इस खास कार्यक्रम में, इस खास पेशकश में, जिसमें कि आज की हमारी कलाकार हैं लीला नायडू। तो बात हमने की फिल्म ये रास्ते हैं प्यार की, और उसके बाद कुछ और फिल्में, इनकी एक दो फिल्में और आई, चाहे आबरू की बात करें, चाहे उम्मीद की बात करें। लेकिन मुझे एक चीज और यहाँ अपने श्रोताओं से बतानी थी, और वो ये थी कि जब भारत की बात होती है तो भारत की जो 10 खूबसूरत महिलाएं उस दौर की कही जाती थी, 40 और 60 के दशक के बीच की, उसमें ये शुमार थी, उसमें शामिल थी जयपुर की रानी गायत्री देवी थी, और पंडित नेहरू की भांजी नयनतारा सहगल, वो भी उसमें सम्मिलित थी। तो कहने का मतलब है कि एक तरफ तो सौंदर्य, दूसरी तरफ अभिनय, और तीसरी तरफ जिंदगी। तो जब पहली शादी हुई 1956 की बात है, मात्र 17 साल की थी। होटल के उद्योगपति थे ओबेरॉय होटल्स के जो मालिक मोहन सिंह ओबेरॉय, उनके बेटे तिलक राज ओबेरॉय सिंह की शादी हुई, और उम्र लगभग दुगनी उम्र थी। तो एक एज गैप जब इतना ज्यादा होता है तो आपस में सामंजस्य बिठाना ऐसे भी थोड़ा कठिन होता उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने अपनी जिंदगी बिताई थी बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर के साथ, और उसके बाद इन्हें सक्सेस भी मिलना शुरू हो गया था। तो उस दौर में सक्सेस मिलने लगी, फिर उनसे इनकी 2 बच्चियां हुई, माया और प्रिया। हालांकि बाद में ये शादी चली नहीं और तलाक हो गया, बिल्कुल नहीं चल पाई। हम कुछ फिल्मों की बात जब करते हैं तो मैं आपको फिर उस दौर में लिए चलती हूँ। 1968 में एक फिल्म आई थी आबरू, और बहुत प्यारी फिल्म थी। उसमें गीत GL रावल के थे और संगीत सोनी कौमी का था, और इस फिल्म में थे अशोक कुमार और निरूपा रॉय, विम्मी और दीपक कुमार। तो ये फिल्म अपने आप में बहुत अलग तरह की फिल्म थी, और इसमें जो उसका प्लॉट था, उसकी जो स्टोरी थी, वो हल्की सी झलक अपने श्रोताओं को अगर हम दे दें तो शायद आसानी होगी इनके चरित्र को समझने में। उसमें मनीष डॉक्टर का रोल होता है, जो नीना से प्यार करता है, वो विम्मी बनी है और कश्मीर में मोहब्बत होती है। फिर नीना की जो बहन शारदा है, उसके बच्चा नहीं हो पाता, और उनके पति रहमान हैं, और ललिता पवार आ जाती हैं कि बच्चा नहीं हो रहा है तो तुम दूसरी शादी, ये हो वो हो, दुनिया भर कोसना शुरू हो जाता है सास की तरह। तो उसमें पत्नी जो बनी है रहमान की, जिसने उनसे शादी की थी उस फिल्म में, वो बच्चा नहीं दे पाती, तो एक गिल्ट में रहती है हर वक्त कि मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ, और मेरी सास मुझे हर वक्त डांटती रहती है। तो जहर खा लेती है और उसको अपनी बहन से निवेदन करती है कि तुम इनसे शादी कर लो, क्योंकि मैं इन्हें बच्चा नहीं दे पाई, मैं माँ नहीं बन सकी। तो वो मजबूरन, चूंकि नीना तो पहले ही मनीष से प्यार करती थी, यानी दीपक से, जो इस फिल्म के हीरो थे, तो मजबूरी में वो शादी कर लेती है। फिर इस तरह की परिस्थितियां होती हैं कुछ कि रहमान की मृत्यु हो जाती है। इनके भाई वकील होते हैं अशोक, और वो रहमान और अशोक दोस्त होते हैं, लेकिन अशोक इतने आदर्श भाई होते हैं, अपने पेशे के लिए इतने सिंसियर होते हैं कि वो भाई के विरुद्ध खड़े होते हैं, अदालत में ले जाते हैं और फांसी की सजा की मांग करते हैं। कि इन्होंने उनको मारा है मेरे दोस्त को, इससे फांसी होनी चाहिए। तभी निरूपा आती हैं, उनकी पत्नी, और वो खुद वकील का वो पहन के आती हैं और केस लड़ती हैं और जीत जाती हैं और बताती हैं कि निर्दोष है। अच्छा, मतलब जो जहर दिया है वो टिपिकल शशिकला जैसे चरित्र में दिया है। शशिकला फिर इस फिल्म में साथ में होती है। तो ये कहानी उस आबरू फिल्म की थी। ये अजीब सा कोइंसिडेंस है, शशिकला, रहमान, ये सब कॉमन कैरेक्टर्स इनकी फिल्मों में रहे। तो ये ज्यादा कंफर्टेबल फील करती होंगी उनके साथ काम करने में। क्योंकि एक रिश्ता बन जाता है ना विनीता, जब आप एक ही जैसे लोगों के साथ 3-4 फिल्में कर लेते हैं, जैसे मैं आपके साथ शो कर लेती हूँ। बिल्कुल, मेरा बस यही दिल कर रहा था कहने का कि एक जो कंफर्ट लेवल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और शायद इसीलिए ये फिल्म भी काफी सफल रही थी। और इस फिल्म का एक गाना हम चाहे देखिए, आपने फिल्म के हर चेहरा यहाँ चांद, ओह माय गॉड, ये तो बहुत बहुत बढ़िया प्यारा सा गाना है। ये सुनवाते हैं अपने दोस्तों को। बिल्कुल सुनते हैं इस गीत को। हर चेहरा
यहाँ चांद तो हर जर्रा सितारा, हर चेहरा यहाँ चांद तो हर जर्रा सितारा। ये वादी कश्मीर है जन्नत का नजारा, जन्नत का नजारा, हर चेहरा यहाँ चांद। हंसती है जो कलियां तो हंसी फूल है खिलते, हंसती है जो कलियां तो हंसी फूल है खिलते। हैं लोग यहाँ जैसे उतर आए फरिश्ते, दिल से निकलती है यहाँ प्यार की धारा, हर दिल से निकलती है यहाँ प्यार की धारा। ये वादी कश्मीर है जन्नत का नजारा, जन्नत का नजारा, हर चेहरा यहाँ चांद। दिन रात हवा साज बजाती है सुहाने, दिन रात हवा साज बजाती है सुहाने। नदियों के लबों पर है मोहब्बत के तराने, मस्ती में है डूबा हुआ बेहोश किनारा, मस्ती में है डूबा हुआ बेहोश किनारा। ये वादी कश्मीर है जन्नत का नजारा, जन्नत का नजारा, हर चेहरा यहाँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया सा गाना और बिल्कुल याद आ गए हमें ये कैरेक्टर्स फिल्म के। और हम श्रोताओं को बता दें कि वो कौन सा कार्यक्रम सुन रहे हैं। कार्यक्रम है बहारें हमको ढूंढेंगी। अच्छा, एक और चीज इनके जीवन की जब हम बात करते हैं, 1969 में उन्होंने फिर शादी की मशहूर पत्रकार और अंग्रेजी भाषा के कवि डॉम मॉरिस से, और हांगकांग में फिर रहीं काफी अरसे तक, फिर न्यूयॉर्क में रहीं। और मजे की बात ये थी कि उनके साथ बराबर का काम भी करती थी, उनके सेक्रेटरी के तौर पर इन्होंने बहुत योगदान दिया। और जब मिसेस गांधी की जीवनी लिख रहे थे डॉम मॉरिस, तो एक तरह से इंटरप्रेटर की भूमिका लीला नायडू निभाया करती थी। तो एक प्रसंग श्रोताओं में आपसे बांटना चाहूंगी कि जब डॉम बोलते थे तो उनकी स्पीड बहुत तेज होती थी अंग्रेजी बोलने की। हाँ, और इतने स्पीडी शब्द निकलते थे कि कुछ शब्द समझ में आते थे, कुछ कानों तक पहुंच नहीं पाते थे। तो लीला उनके इंटरप्रेटर की भूमिका निभाती थी। जब मिसेस गांधी पूछती थी कि क्या कहा इन्होंने, रितु जी, डॉम मॉरिस एक ऐसे जाने माने कवि थे और इंडो एंग्लिकन लिटरेचर के, कि उन्होंने अंग्रेजी में बहुत लिखा। और जब कोई इंडियन इंग्लिश में लिखता है, अंग्रेजी भाषा में लिखता है, खासकर जब वो स्टैचर पा लेता है जैसा डॉम मॉरिस का था, तो ये हमारी जो लीला नायडू जी हैं, जो उनको आइडलाइज करती थी और बिल्कुल इतनी सबमिसिव थी। तो मुझे यही आश्चर्य लगता है कि जो इतनी सबमिसिव कैरेक्टर थी, उनका पहला ही डिवोर्स कैसे हुआ। क्योंकि मुझे याद है एक मैगजीन में उनके
पूरे लाइफ पर एक बहुत अच्छा सा एक साक्षात्कार था, जिसमें ये दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। और मैंने इसको पढ़ा था, उस वक्त मैं काफी छोटी थी, लेकिन उस वक्त भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक तो डॉम मॉरिस तो सिंपल लुकिंग थे, कोई कंपैरिजन नहीं है। लीला नायडू बहुत स्मार्ट थे जी, दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा सूट करते थे, कॉम्प्लीमेंट करते जी। थे। तो उसमें ना जिस तरीके से वो उनकी हर बात को मानना, उनका ख्याल रखना, उस इंटरव्यू के दौरान ही जिस तरीके से वो एक दूसरे को पूरी तरीके से कहते हैं ना, वो समर्पित थे, एक दूसरे के प्रति बहुत। समर्पित थे और एक दूसरे को टूट कर चाहते भी थे। जी। विनीता, हमने बहुत सारी बातें की हैं लीला जी के बारे में, और जब हम आपरू फिल्म की बात करते हैं तो मुझे खास करके वो प्रसंग याद आता है जो चरित्र हैं, दीपक हैं और विमी हैं, जो कश्मीर में हैं और एक दूसरे को चाहते हैं और बहुत एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं। क्योंकि दोनों ही उस समय बहुत कम उम्र के थे और दीपक की तो ये शायद पहली ही फिल्म थी, तो बहुत अलग तरह से सामने आती है। और उसका एक बहुत प्यारा गीत है जो बागों में फिल्माया गया है। गीत है आपसे प्यार हुआ, आप खफा हो बैठे। आपसे प्यार हुआ, आप खफा हो बैठे, मिलके बैठे भी न थे और जुदा, हाय जुदा हो बैठे। आपसे प्यार हुआ, आप खफा हो बैठे, मिलके बैठे भी न थे और जुदा, हाय जुदा हो बैठे। आपसे प्यार हुआ। प्यार से दिल के नशे मन को सजाया हमने, प्यार से दिल के नशे मन को सजाया हमने, और फिर जिनको था इस घर में बसाया हमने, इस घर में बसाया हमने। हाय किस्मत के वही, हाय किस्मत के वही, बर के बला हो बैठे, मिल के बैठे भी न थे और जुदा, हाय जुदा हो बैठे। आपसे प्यार हुआ।
खफा हो बैठे, मिलके बैठे भी न थे और जुदा, हाय जुदा हो बैठे, आपसे प्यार हुआ। हमने बात की फिल्म आबरू की, और उसके बाद जब हम लीला जी के व्यक्तित्व पर आते हैं तो एक प्रसंग मैं और बताती चलूं जो इनके जीवन से जुड़ा हुआ प्रसंग है। मैं कहीं पढ़ रही थी, इनकी जो आत्मकथा है जी। उसमें एक प्रसंग आता है। सुकेतु मेहता बताते हैं कि एक बार वो एक पार्टी कर रहे थे और बहुत ज्यादा ऐसे इलाके में रहते थे जो बहुत व्यवस्थित नहीं था, आसपास गंदगी का ढेर ये वो। तो अपने कुछ मित्रों को बुलाते हैं, लीला जी को भी बुलाया जाता है। पार्टी हो रही होती कि लीला आती हैं और तुरंत एक सोफे पे बैठ जाती हैं और अपने पाँव को जमीन से हिलाती नहीं हैं। मेहमान आते हैं तो कोई उनको वाइन ला के दे देता, वहीं खा लिया, किसी ने खाना प्लेट में भर के दे दिया, वहीं खा लिया, वो उठ ही नहीं रही हैं। अच्छा, एकदम स्टेशनड हो गई अपनी जगह पे, और पाँव उनका बिल्कुल जमा हुआ जमीन पे, और वो ना आगे कर रही हैं ना पीछे कर रही हैं। तो अब कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या है, और किसी ने ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि पार्टी चल रही थी। जब सब मेहमान चले जाते हैं तो ये एक सवाल पूछती हैं उससे कि क्या सब लोग चले गए हैं? तो वो कहते हैं हाँ। तो क्या आप सब परिवार के लोग हैं? तो कहते हैं हाँ। तो बोले अब मैं उठ सकती हूँ। वो जैसे ही उठते हैं एक मोटा सा कॉकरोच उनके पाँव के नीचे से धड़ 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 करके भाग जाता है। मतलब इतनी सावधानी से पाँव रखा हुआ था कि कॉकरोच मरे भी नहीं और होस्ट की बेइज्जती भी ना हो जाए कि इस घर में कॉकरोच है। क्या कहेंगी? इतनी संवेदनशील, मतलब क्या कहा जाए, मैं तो सोचने में लग गई कि ऐसी सेंसिटिव आर्टिस्ट, और यही कारण है कि इन्होंने जितने भी रोल्स निभाए सब में वो संवेदनशीलता दिख रही थी। बिल्कुल दिख रही थी, और अद्भुत सम्मिश्रण पाश्चात्य संस्कृति का और भारतीय संस्कृति का। जब साड़ी पहनती थी, बालों में मोगरा के फूल का गजरा लगाती थी, और बनारसी साड़ी इनको बहुत पसंद थी, तो बनारसी साड़ियां ये बहुत पहना करती थी। एक मशहूर पत्रिका उस दौर में रही सोसाइटी और की नोट, तो उसका संपादन भी करती थी, क्योंकि वैचारिक रूप से जब हम लीला के सौंदर्य की बात करते हैं, लीला नायडू के, तो केवल चेहरे का सौंदर्य नहीं, बिल्कुल बौद्धिक सौंदर्य भी था। बहुत बहुत सही बात कहा आपने कि उनका जो ये जो इंटेलेक्चुअल अभिजात्य वर्ग को वो बिलोंग तो करती ही थी, लेकिन उनके जो इंटरेस्ट थे वो लिटरेचर थे, और जाहिर है चूंकि उनके पति भी वैसे ही जाने माने कवि थे और लेखक थे, तो उनका साथ भी इनको काफी हद तक इनको बहुत चिजल किया, और जिस तरीके से परिष्कृत होती चली गई है कि इनके आगे के सारे काम में वो रिफ्लेक्ट होता रहा। बिल्कुल। और इससे पहले और आगे बढ़े, आबरू ही फिल्म का एक और गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। बुरा हो इस मोहब्बत का, बुरा हो इस मोहब्बत का, वो क्यों कर याद आते हैं, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। बुलाए किस तरह उनको, कभी पी थी उन आँखों से, बुलाए किस तरह उनको, कभी पी थी उन आँखों से, कभी पी थी उन आँखों से। छलक जाते हैं जब आंसू, छलक जाते हैं जब आंसू, वो सागर याद आते हैं, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं।
लब थे, याद ये की लो मचलती थी। किसी के सुर्ख लब थे, याद ये की लो मचलती थी। दिए की लो मचलती थी, जहाँ की थी कभी पूजा, जहाँ की थी कभी पूजा। वो मंदिर याद आते हैं, जिन्हें हम भूलना चाहें, वो अक्सर याद आते हैं। परवाना रहे ऐ शम्मा तू रोशन, दुआ देता है परवाना। जिन्हें किस्मत में जलना है, जिन्हें किस्मत में जलना है, वो जल कर याद आते हैं, जिन्हें हम भूलना चाहें, वो अक्सर याद आते हैं। बुरा हो इस मोहब्बत का, बुरा हो इस मोहब्बत का, वो क्यों कर याद आते हैं, जिन्हें हम भूलना चाहें, वो अक्सर याद आते हैं। स्वागत है दोस्तों, बातें चल रही हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी में। ऋतु जी हमारे साथ हैं और मैं यहाँ बैठकर उनको सुन रही हूँ और आप हम सबको सुन रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये आप जो मेरा हौसला बढ़ाती है ना विनीता जी, बीच बीच में, सिर्फ मैं ही हूँ। और आप मेरा हौसला कितना बढ़ा देती है जब आप हमसे कहती हैं कि आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ बैठे, फिर तो मजा ही आ जाता है मुझे। विनीता, ये जो छोटी छोटी आप चुटकियां लेती है ना बीच में, हाँ। वो कार्यक्रम में रंग भर देती है। आपको नहीं पता श्रोता आपको कितना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत चाहते हैं और मैं भी श्रोताओं को बहुत चाहती हूँ। जाहिर है जब वो हमें चाहेंगे तो ये परस्पर प्रेम बढ़ता जाएगा, बढ़ता रहेगा और प्रेम की गंगा बहती रहेगी। बात कर रहे थे चर्चित अभिनेत्री लीला नायडू के बारे में। उनकी फिल्मों के कुछ गीत आप तक पहुंचे, उनके जीवन के कुछ प्रसंग आप तक पहुंचे। विनीता, हमने शुरू में बताया था कि उनके जो माता पिता थे, चूंकि दोनों अलग अलग संस्कृति से आए थे, और इसीलिए शायद माता पिता ने उनको पूरी तरह से धार्मिक स्वतंत्रता दी थी कि जो चाहो तुम अपनाओ, जो तुम्हें बेहतर लगे, तुम्हारी दृष्टि में उचित हो वो मानो। तो इनका रुझान लीला नायडू का सूफीज्म की तरफ रहा। सूफियाना संगीत इन्हें बेहद पसंद था। अब चूंकि मुंबई में जन्मी थी, पेरिस और जिनेवा में अधिक समय तक रही थी। और इनके पिता की जब हम बात करते हैं, रमैया नायडू, वो परमाणु वैज्ञानिक थे और इनकी माता पत्रकार थी। तो एक और चीज जहन में आती जब हम लीला की बात करते हैं, सरोजिनी नायडू इनकी सबसे प्रिय आंटी होती थी, बहुत चाहती थी दोनों, और पारिवारिक मित्र थी। एक प्रसंग है अपनी आत्मकथा लीला अ पैचवर्क लाइफ में, ये एक किस्सा बयान करते हैं अपनी आत्मकथा में कि ये सरोजिनी आंटी के घर गई और भूला भाई देसाई के घर सरोजिनी नायडू ठहरी हुई थी। और उन्होंने ये किया कि इनको एक चॉकलेट दी और ग्लैडियोलाई के फूल दिए और कहा कि देखो पीछे के घर में जाओ, पीछे वाले हाउस में वहां पे मिकी माउस है और मिकी माउस को ये देकर के आओ। हाँ, क्या बात है। छोटी सी थी, शायद 8 या 10 साल की रही होंगी। मिकी माउस की बात हो रही है तो सुनिए, प्रसंग बहुत इंटरेस्टिंग है विनीता, आप चौंक के खड़ी हो जाएंगी कि मैं क्या बता रही हूँ। इन्होंने दरवाजा खटखटाया, प्यारी सी फ्रॉक पहने हुए थी। सामने देखा कौन बैठे हैं, गांधी जी बैठे हुए थे। अरे, और ये बोली, अरे आप तो मिकी माउस नहीं हैं। हाउ स्वीट। आप तो मिकी माउस नहीं हैं। तो गांधी जी ने पूछा, हंसे पहले जोर से, तो फिर मैं कौन हूँ? तो वो बोले, आप तो गांधी जी हैं। वाह, क्या बात है, पहचान लिया।
और गांधी जी मुस्कुराती। ये उनके लिए फूल लाई थी, तो बड़े प्यार से इनके फूल लिए और चॉकलेट का डिब्बा लिया और एक छोटी सी चॉकलेट निकाल के इनको भी दी और गांधी जी भी एक छोटा सा टुकड़ा निकाल के खाने लगे। और फिर ये बाहर निकली हंसती हुई और जोर से चिल्लाई, गांधी जी की जय। हाउ स्वीट, कितना बढ़िया। मतलब एक तो आप जिस तरीके से ये दास्तान गोई कर रही हैं मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। तो इस कार्यक्रम में बस मुझे ऐसा लगता है कि हमारे श्रोता भी इन सब छोटी छोटी बातों को और इन वाकयातों को सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और जब हम लोग इसमें गाने का तड़का भी डालते हैं। जी हाँ, मैं समझ गई आप कह रही हैं कि रितु जी अब आप फिल्मों की तरफ लौट आइए। जी हाँ, तो उम्मीद 1971 में आई थी ना जी, लीला नायडू की ये फिल्म, और इसमें फिर अशोक कुमार उनके साथ थे और जॉय मुखर्जी हीरो थे। और उनके साथ इस फिल्म में हीरोइन का रोल किया था नंदा ने। और अशोक कुमार पिता थे और उनकी पुत्री बनी थी जिसने रोल किया था वो लीला नायडू। और अशोक कुमार के पास ये पहुंचते हैं, यानी जो हीरो है गांव की पृष्ठभूमि का है, माँ के कहने पर इनके अशोक कुमार के पास जाता है। चूंकि अशोक कुमार को किसी जमाने में इनके पिता ने 500 रुपए दिए थे, तो वो लौटाने के लिए कि मैं उनको लौटाने जा रहा हूँ, मकसद था कि वहाँ बॉम्बे में कुछ काम वाम मिलेगा। तो ये वहां पहुंचते हैं, अशोक कुमार के जरिए इनको काम भी मिल जाता है। लेकिन ये प्रभावित होते हैं नंदा से, जो कि इस फिल्म की हीरोइन थी और सहनायिका थी लीला नायडू। तो दोनों में मोहब्बत हो जाती है और मन ही मन लीला नायडू भी इन्हें चाहने लगती है। और अशोक भी ये मानते हैं कि बहन का रिश्ता इतने अच्छे लड़के से हो जाएगा, और पारिवारिक मित्र भी थे दोनों के पिता, तो वो समझते हैं कि शायद हो जाएगी, लेकिन ये मना कर देते हैं। कश्मकश में पड़े होते हैं और मना कर देते हैं, तो लीला का दिल टूट जाता है। अशोक कुमार क्रोध में आते हैं कि इसकी हिम्मत कैसे हुई और ये कितना एहसान फरामोश है, इसका मतलब ये लालची था, ये पैसे की उम्मीद पे मेरे पास आया था। अच्छा, इसकी फिल्म का शीर्षक उम्मीद। हाँ, तो उसके चलते फिर कहानी 2-4 होती है और अंततः लीला नायडू को एहसास होता है कि जब ये दोनों एक दूसरे से चाहते हैं तो मैं क्यों जबरदस्ती किसी से प्यार नहीं पा सकते। तो अपने पिता को मजबूर करती हैं। फिर जॉय का अच्छा रूप भी सामने आता है, तो लिहाजा अशोक कुमार दोनों की शादी करा देते हैं और हाथ एक दूसरे के हाथ में पकड़ाते हैं लीला नायडू। तो बहुत प्यारी सी फिल्म थी। और इसका जो गाना है, मुझे इश्क है तुझी से, ए मेरी जाने जिंदगानी। मुझे इश्क है तुझी से, मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से, मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं फिजा का वो बहार तूने दी है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं फिजा का वो बहार तूने दी है। मेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से। तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राहें,
ये हसीन लब नशीले, ये झुकी झुकी निगाहें, तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राहें। ये हसीन लब नशीले, ये झुकी झुकी निगाहें, तेरी जुल्फ से उठी है ये घटाओं की जवानी। तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से, मेरी जान जिंदगानी। तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से। बहुत प्यारा गीत सुनवाया विनीता ठाकुर आपने, आनंदित कर दिया, गदगद कर दिया। उम्मीद फिल्म अपने आप में चैलेंजिंग तो थी ही, और उसमें जो लीला जी का रोल था, हालांकि बहुत ज्यादा उसमें उन्हें बोलना नहीं था, बहुत सारे डायलॉग्स भी उनके नहीं थे, बहुत कम फिल्म में बोली हैं, लेकिन जब वो स्क्रीन पर सामने आती हैं तो उनकी बोलती हुई आंखें और उनका चेहरा बहुत कुछ कहता प्रतीत होता है। क्योंकि उस फिल्म में जो जॉय मुखर्जी हैं वो प्यार तो करते हैं नंदा से, और जो जॉय मुखर्जी के बॉस हैं यानी अशोक कुमार, वो उनकी बेटी हैं लीला नायडू। लीला नायडू चाहती हैं जॉय को, लेकिन जॉय से कभी कह नहीं पाती। तो उसपे एक प्रसंग है विनीता, और बहुत इंटरेस्टिंग है कि सिंगर हैं उस पे नंदा, और रेडियो पर यानी आकाशवाणी पर वो गाना गाने गई हैं, और वो जो जॉय मुखर्जी हैं वो रेडियो पर उस गीत को सुन रहे हैं, और उनके ठीक सामने बैठी हुई हैं लीला नायडू। उधर नंदा अपने मन की बात कह रही हैं गीत के माध्यम से, इधर खामोश रह के लीला नायडू सोच रही हैं कि वो अपने मन की बात कह रही हैं जॉय मुखर्जी से। और गीत भी बहुत प्यारा सा है, हमने चाहा मगर कह न पाए, प्यार की दास्तां उनके आगे। बहुत प्यारा गीत है, सुना जाए, आइए सुनते हैं। हमने चाहा मगर कह न पाए, प्यार की दास्तां उनके आगे। हमने चाहा मगर कह न पाए, प्यार की दास्तां उनके आगे। जब निगाहें मिली शर्म आई, खुल न पाई ज़बां उनके आगे। हसरतें आरज़ूएं उमंगे, जाने किस राह पर जा रही थी। हसरतें आरज़ूएं उमंगे, जाने किस राह पर जा रही थी। जाने किस राह पर जा रही थी। उनको देखा तो मंजिल समझ कर
निगाहें मिली शर्म आई, खुल ना पाई ज़बां उनके आगे। आज का कार्यक्रम बस यहीं तक श्रोताओं। कुछ और जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं, कैसे कैसे पड़ाव आते हैं फिल्मी जीवन में, क्या जीवन होता है अभिनेत्रियों का और किस किस पड़ावों से वो गुजरती हैं, इसके लिए आपको सुनना होगा हमारा ये कार्यक्रम जिसका नाम है बहारें हमको ढूंढेगी। और अब अनुमति, नमस्कार। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी